पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। मिदनापुर में ममता बनर्जी करेंगी 3 रैलियां। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का कार्यक्रम। निजीकरण पर दिग्विजय सिंह का सरकार पर वार, पूछा केंद्र से सवाल। मोदी शाह जनता के पक्ष में या पूंजीपतियों के? जनता के पैसे से चंद लोग खरीदेंगे बैंक। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का बयान, कहा मुंबई में लॉकडाउन पर अभी फैसला नहीं, लेकिन नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त होगी कार्रवाई। देश भर में कोरोना का कहर जारी। देश में 35,871 नए मामले, 172 लोगों की मौत। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा सरकार विधानसभा में संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम सदन में लेकर के आई, तो इसका कांग्रेस विधायकों ने विरोध सदन में किया और इस बिल पर कांग्रेस ने अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक बयान भी अब जारी किया है। रणदीप सुरजेवाला ने यह बयान जारी करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि डरजीवी खट्टर सरकार किसानों से बदले की आग में झुलस रही है और आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार जनता को डराने के लिए विधानसभा में कानून लेकर के आ रही है। किसान मजदूर मेहनत कशों से प्रतिशोध की आग में जल रही बीजेपी जेजेपी की सरकार ने अंग्रेजों के जुल्म सितम को भी पीछे छोड़ दिया है। तो लगातार जिस तरीके से किसान कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन चल रहा है और इस पर कुछ जो इस तरीके की घटनाएं भी सामने आई हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल के कार्यक्रम नहीं होने दिए गए या फिर जहां पर बीजेपी नेताओं के जाने पर विरोध प्रदर्शन इस तरीके से होता है कि वहां पर कुछ तोड़फोड़ भी हो जाती है। और इससे पहले भी विरोध प्रदर्शन जब भी हुए तो तोड़फोड़ होती रही है, सरकारी संपत्ति का नुकसान होता रहा है। इसी नुकसान को बंद करने के लिए सरकार की तरफ से एक विधेयक हरियाणा की विधानसभा में लाया गया, जिसको संपत्ति वसूली के लिए, ताकि जो नुकसान होता है उसका खामियाजा उन्हीं से भुगता जाए, जो इस संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे ही उसकी वसूली करके उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। इसके लिए हरियाणा सरकार एक बिल लेकर के आ रही है ताकि लोगों में, प्रदर्शनकारियों में एक डर बन सके और वो इस तरीके की वारदात को अंजाम ना दे, इस तरीके की हरकत ना करें जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचे। अब इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को लोकसभा में यह बताया है कि मंत्रालय के पास सोशल मीडिया के लिए नियामक नियुक्त करने को लेकर के कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि सरकार ने आईटी कानून के तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 जारी किए हैं और इसमें सोशल मीडिया संबंधी दिशा निर्देशों के पालन की बात कही गई है। प्रसाद ने यह बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया गया है। मौजूदा समय में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास सोशल मीडिया के लिए एक नियामक नियुक्त करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने फरवरी में फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों और नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए आपत्तिजनक सामग्री को 36 घंटे के भीतर हटाने और शिकायत निवारण तंत्र बनाने का निर्देश दिया था और ये दिशा निर्देश ट्विटर और व्हाट्सएप के लिए भी अनिवार्य बनाए गए हैं। उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं के पहनावे को लेकर के जो बयान दिया है उस पर अब विवाद मच गया है। सोशल मीडिया पर इस बयान पर अब बहस छिड़ चुकी है, तो वहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का भी अब अंबार लग गया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने तीरथ सिंह रावत के बयान पर तीखा हमला बोला है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर लिखा है कि उत्तराखंड सीएम कहते हैं, जब नीचे देखा तो गमबूट थे और ऊपर देखा तो एनजीओ चलाती हो और घुटने फटे दिखते हैं। सीएम साहब, जब आपको देखा तो ऊपर नीचे आगे पीछे हमें सिर्फ बेशर्म बेहुदा आदमी दिखता है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आगे लिखा कि राज्य चलाते हो और दिमाग फटे दिखते हैं। बता दें कि न सिर्फ महुआ मोइत्रा बल्कि कई राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से भी तीरथ सिंह रावत के बयान की निंदा की गई है। कांग्रेस भी लगातार सोशल मीडिया पर तीरथ सिंह रावत के बयान की आलोचना कर रही है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कृषि कानून को लेकर के ये कहा है कि किसान लगातार कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। जो 3 काले कानून हैं उनके खिलाफ संघर्ष करने का काम किया। देश में किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने लगातार जनसभाएं की, सड़कों पर उतरे, लाठी खाई, जेल गए और कार्यकर्ता मजबूती के साथ इन काले कानून का विरोध कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, पूरी तरह हम उनका समर्थन करते हैं और निश्चित तौर से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस बात को लेकर संकल्पित है कि जब तक यह काला कानून सरकार वापस नहीं ले लेती तब तक न डरे हैं न डरेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा है कि राज्य में कोरोना से बचाव के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल हालात ठीक हैं और इससे पहले उन्होंने देश में कोरोना संक्रमण के हालात को लेकर के बुलाई गई पीएम मोदी की मीटिंग में शिरकत की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बिहार में घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ के हालात ठीक हैं और आगे भी स्थिति नहीं बिगड़े, इसके लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उनकी बातों से स्पष्ट हो गया है कि हालात नहीं बिगड़े, इसलिए बिहार में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है और स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं देश भर में और उसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की थी और उसमें कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए थे। उसी के बाद सीएम नीतीश कुमार ने यह बयान दिया। यूपी के हमीरपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के बसरिया गांव में जहरीली शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक सप्ताह पहले भी जहरीली शराब पीने से वर्तमान ग्राम प्रधान के भाई हरिश्चंद्र की मौत हो गई थी, जिस पर ग्राम प्रधान ने 5 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर के जांच की मांग की थी। तभी आबकारी निरीक्षक थाना प्रभारी ने अवैध देसी शराब की पेटियां भी बरामद की थी और आरोपियों को मुचलके पर छोड़ दिया गया था। अभी एक हफ्ता ही बीता है कि शराब पीने से सुदामा नाम के युवक की जान चली गई और जबकि दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। उरई मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और एक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। युवक की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है, जिस पर जिला आबकारी अधिकारी और सीओ सरीला सहित आबकारी निरीक्षक राजेंद्र पाठक ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। और अब देखना यह है कि क्षेत्र में बिक रही जहरीली शराब पर पुलिस प्रशासन कब तक अंकुश लगा पाएगा। जो जहरीली शराब का मतलब बिक्री होती है और बराबर कई दिनों से चल रही बिक्री, और मंगलवार की रात में मेरा भी भाई मृत्यु हो गई थी, मेरे भाई की, उसने भी जहरीली शराब उसको उन्हीं लोगों ने पिलाई थी। और आज भी है तो कल 2 घटनाएं हुई थी जिसमें एक की मृत्यु हो गई है और एक बहुत ही गंभीर रूप से सीरियस है, उसका इलाज चल रहा है अभी उरई में। और मैंने जलालपुर पुलिस को सूचना मिली ग्राम बसरिया के 2 लोगों की शराब पीने के कारण तबीयत खराब है। इस पर पुलिस मौके पर गई, पता चला कि दोनों को उरई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा जा चुका है, जहां सुदामा नाम के व्यक्ति की डेथ हो गई जिसकी उम्र 45 साल थी और एक मोहनलाल की तबीयत खराब होने के कारण उनका इलाज चल रहा है वहीं पर। उन्हें वहां से रेफ़र होते हुए वो उस समय झांसी में इलाज चल रहा है उनका। पुलिस वहां पहुंची है, उनसे बयान लिया गया तो उन्होंने बताया कि मोहनलाल के घर पे परसों 15 तारीख को मछली बनी थी और सुदामा 13 क्वार्टर शराब लाए थे और दोनों ने पिया और मछली खाई। उसके बाद से उन्होंने कुछ नहीं खाया। कल 16 तारीख को भी उन्होंने कुल मिलाकर 5 क्वार्टर शराब पिया और कुछ खाना नहीं खाया पूरे दिन भर। ये लोग आज सुबह इन लोगों की तबीयत खराब हुई तो इन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। यूपी के ललितपुर कोतवाली के अंतर्गत विगत 9 मार्च को चक्रव्यूह महेशपुरा निवासी अरविंद सड़क हादसे का शिकार हो गया और हादसे में उसकी मौत हो गई। दरअसल ये बताया जा रहा है कि मृतक अपने खेत की रखवाली के लिए रोड पर था, जिसको एक ट्रक ने टक्कर मार दी और वो हादसे का शिकार हो गया। मृतक के न्याय दिलाने के लिए उसे परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया है और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, हम कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं और 5-6 दिन से हमारा मरीज ग्वालियर में भर्ती था, वहीं खत्म हो गया था। हाँ, कल 8 बजे के लगभग। तो क्या पुलिस ने आश्वासन दिया है? अभी हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं। यूपी के मिर्जापुर में कोरोना का टीका लगवाने के बाद बीमार एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पत्नी का यह कहना है कि उसके पति को कोई बीमारी नहीं थी और उनकी उम्र 40 के आसपास थी। वहीं
गांव की आशा के कहने पर उन्होंने कोरोना का टीका लगवाया था और उसके बाद उनकी मौत हो गई है। इसके साथ ही परिजनों ने यह बताया कि उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी जिससे कि उनकी मौत हो। मेरे पति का तबीयत ठीक नहीं हुआ, कल से गोड़ हाथ ऐठा था, खत्म हो गया। क्या नाम, कहाँ घर है आपका? बहुत ही अस्पतालिया पर टीका लगा रहा। अच्छा, कौन सा अस्पताल था वो? बहुत ही अस्पताल सरकारी। अच्छा, क्या नाम है आपके आदमी का, क्या नाम? लालमणि। कब टीका लगा था? परसों 1 बजे। अच्छा, इसके पहले भी कोई इलाज चलता था? नहीं, कोई इलाज नहीं, उनके कोई दुख बीमारी नहीं साहब। हाँ। उनके भी सूचना मिली है कि लालमणि पुत्र रनकू निवासी बहुती 15 मार्च को इसका टीकाकरण इस तथा कथित मतलब इसके कहने के हिसाब से हुआ है। ये मरीज़ सुबह कुछ दिक्कतों से, कुछ तकलीफ़ से अस्पताल में आया था और हॉस्पिटल में आकर के ओपीडी में इसने दिखाया। ओपीडी में इनको कुछ दवा भी शायद लिखा गया है, जो वहाँ के एसआईसी ने बताया हमको। और इसके बाद वो बाहर निकला है दवा लेकर के, फिर बाहर निकल करके कहीं बैठा और बैठने के बाद बता रहे हैं वहीं उसको गिर गया कि क्या हुआ लड़खड़ा के, कि मतलब फिर गिरा और उसके बाद वो उसकी डेथ हो गई। कोरोना के बढ़ते कहर को देखकर बरनाला सेहत विभाग की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं सिविल सर्जन ने यह बताया है कि बरनाला में लोगों की सहूलियत के लिए 18 जगहों पर वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं और लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। जागृति गाड़ियां भी शहर शहर और गांव-गांव में प्रचार करने के लिए तैयार करवाई गई हैं। सिविल सर्जन ने यह बताया है कि बरनाला में कोरोना के 50 एक्टिव केस सामने आए हैं और उन्हें अपने अपने घरों में ही क्वारंटीन किया गया है। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਾਲਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਆਰੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਓ। 45 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਹ। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सरकारी विद्यालयों में लगातार गिरती हुई छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी अरुण कुमार और जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार मिश्र के द्वारा प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को पटरी पर लाना है। एक तरफ इस कार्यक्रम में कुछ बच्चों को किताब देकर के प्रोत्साहित किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ अभिभावकों को भी विद्यालय भेजने पर समय समय पर विद्यालय पहुंच करके बच्चों की पढ़ाई की स्थिति की जानकारी लेने के विषय में बताया गया है। ज्ञानोत्सव का आयोजन किया गया था और यह आयोजन मिशन प्रेरणा के रूप में बच्चों को, अध्यापकों को एक नई दिशा देने के लिए और इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए विद्यालयों में कोविड-19 के बाद देश के अधिकांश हिस्सों में मार्च के मध्य में पारा चढ़ने लगा है। हालांकि मौजूदा समय में पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी भी रुक रुक करके हो रही है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी है कि पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के ऊपर ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है और इसका सीधा असर भारत के कई मैदानी राज्यों पर भी पड़ेगा, जिससे इन राज्यों में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसकी संभावना जताई गई है और आईएमडी के अनुसार इस पश्चिमी विक्षोभ का असर हिमालयी क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों पर 18 मार्च को दिखेगा। वहीं मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि इसके कारण अगले 4 दिन तक मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में लगातार 19वें दिन पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आखिरी बार पेट्रोल डीजल के दाम 27 फरवरी को बढ़े थे और 26 फरवरी को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था और इसके अगले दिन से पेट्रोल डीजल के दाम में तेजी अचानक से रुक गई, जबकि फरवरी में 28 दिनों में से 16 बार कीमतें बढ़ी। और इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम 91 रुपये 17 पैसे, 91 रुपये 35 पैसे और 97 रुपये 57 पैसे और 93 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर बने हुए हैं। डीजल की कीमतें भी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में स्थिरता के साथ क्रमशः 81 रुपये 47 पैसे, 84 रुपये 35 पैसे, 88 रुपये 60 पैसे और 86 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर पर बनी हुई है। बेंचमार्क का कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड का भाव सोमवार को $70 प्रति बैरल के पार चला गया था और कच्चे तेल के दाम में 11% से ज़्यादा की तेजी आई है। लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में स्थिरता बनी हुई है। तेल कंपनियों ने दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज पर ब्रेंट क्रूड के मई डिलीवरी अनुबंध में गुरुवार को बीते सत्र से 0.84% की नरमी के साथ $67.43 प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। और वहीं न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर WTI के अप्रैल अनुबंध में बीते सत्र से 0.80% की गिरावट के साथ $63.08 प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। यूपी में आगरा के यमुना एक्सप्रेस वे पर एक बार फिर से बस चालक की झपकी से यात्रियों की जान पर बनाई है और नोएडा से आगरा की ओर आ रही प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से टकरा करके पलट गई और हादसे में 21 यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और हादसा गुरुवार तड़के आगरा जिले के खंदौली क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे पर माइलस्टोन 160 के पास हुआ है और बताया जा रहा है कि प्राइवेट स्लीपर बस हरियाणा के गुरुग्राम से पश्चिम बंगाल जा रही थी और बस में लगभग 90 यात्री सवार थे। आगरा के खंदौली क्षेत्र में पहुंचते ही बस चालक को झपकी आ गई और इससे बस पर नियंत्रण ड्राइवर जो है वो खो बैठा। अनियंत्रित बस डिवाइडर से टकरा करके पलट गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बस में सवार अधिकतम यात्री गहरी नींद में थे और बस के पलटने से उसमें सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई और चीख पुकार सुनकर के खंदौली टोल प्लाजा के जो कर्मचारी और स्थानीय लोग हैं वहां पर वो घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना देने के साथ ये लोग बस में फंसे हुए यात्रियों को निकालने में जुट गए। इस बीच थाना पुलिस के साथ CO क्षेत्राधिकारी अर्चना सिंह समेत पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पूरे देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है और कल इस साल एक दिन में सबसे ज़्यादा 28,000 मामले दर्ज किए गए थे। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र कई राज्यों ने अपने यहाँ पर पाबंदियाँ कड़ी कर दी हैं और दिल्ली से सटे नोएडा में 30 मार्च तक धारा 144 भी लागू कर दी गई है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद से सिटी बसों का परिचालन जो है वो बंद कर दिया गया है और देश में सबसे ज़्यादा केस इस वक्त महाराष्ट्र में हैं। यहाँ पर हालत बेहद गंभीर है, बेहद ख़राब है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु ये वो 6 राज्य हैं जहां कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कोरोना के 84% मामले इन 6 राज्यों से ही सामने आ रहे हैं। इनमें भी अकेले अगर बात की जाए तो करीब 62% जो मामले हैं वो महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं और महाराष्ट्र में हर दिन औसतन 17,000 मामले अब सामने आ रहे हैं। कल केरल में 1,970, पंजाब में 1,463, कर्नाटक में 1,135, गुजरात में
54 और तमिलनाडु में 867 नए मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 15 दिनों में देश के इन 6 राज्यों में 70 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मामले 150% बढ़ गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली के बिंदापुर इलाके में मानवता को शर्मसार रख देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां पर एक शख्स ने अपनी मां को थप्पड़ मार करके मौत के घाट उतार दिया। संपत्ति को लेकर के मां और बेटे के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद शख्स ने अपनी मां को ही थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद 76 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोपी की पत्नी का यह कहना है कि पहले पार्किंग को लेकर के झगड़ा हुआ था, बाद में मैं और मेरे पति और सास के बीच संपत्ति को लेकर के बातचीत होने लगी। मेरे पति की उनकी मां से संपत्ति को लेकर के बहस हुई, जिसके बाद उन्होंने अपनी मां को थप्पड़ मारा और बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। डेथ तो हुई है, कल हुई है। कुछ प्रॉब्लम थी फैमिली रिलेशन की इनकी, तो बट मैंने सुना है कल कुछ प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे। उनकी आंटी सामने रहते थे, हमारे नेबर हैं, तो उनकी डेथ हुई है। बट हुई कैसे है ये आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। कहाँ पे रहते थे वो? यही सामने सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। अच्छा। तो यहीं पे उनकी डेथ हुई है। आज सुबह उनका संस्कार हुआ, बट आई डोंट नो कैसे हुई है क्या नहीं, बट थोड़े झगड़े के बाद उनकी डेथ। क्या पुलिस वगैरह भी आई थी यहाँ पे? नहीं, आई डोंट नो। एक्चुअली कल मैं अपने स्टूडियो में नहीं थी, तो मैंने सिर्फ सुना था स्टाफ के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ था। पार्क जो एरिया है वहाँ पे एक इंसिडेंट जो रिपोर्ट हुआ था, जिसमें एक शख्स अपनी मदर को जो है स्लैप कर रहा है। स्लैप के बाद में जो लेडी वो गिर जाती है, 70+ उसकी एज है, और लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली उसकी डेथ हो जाती है। और ये इंसिडेंट जो है लेटर ऑन रिवील हुआ, सब्सिक्वेंटली उसके ऊपर जो है लीगल एक्शन ले लिया गया है 304/201 IPC में, और जो अक्यूज है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यह कहा है कि भारत और ब्रिटेन ने स्थायी भविष्य को लेकर के साझा दृष्टिकोण जारी किया है, जिसके तहत आगामी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में बातचीत होगी और यहां पर पीएम मोदी की तरफ से शुरू किए गए डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिजिटल तरीके से आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए जॉनसन ने पीएम मोदी की सराहना भी की है। जॉनसन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारत की पहल का स्वागत किया है और ICDRI की तरफ से आयोजित इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता ब्रिटेन ही कर रहा है। कांग्रेस नेता PL पूनिया ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के यह कहा है कि सरकार को कोरोना वैक्सीन को लेकर के तेजी करनी चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को भी कोरोना के प्रति अलर्ट होना होगा। अलर्ट होने की ज़रूरत भी है। तो प्रधानमंत्री ने जैसे कहा है कि इसमें सख्ती भी अगर कहीं आवश्यकता हो तो सख्ती भी बरतनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी को ये बात अवश्य स्पष्ट करनी चाहिए, जो कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि साल भर के अंदर सभी को वैक्सीनेशन हो जाए। अभी तो ऐसा लगता है कि इस गति से हो रहा है तो उसमें 10-15 साल लग जाएंगे। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कोरोना वैक्सीन को लेकर के कहा है कि चुनाव में ये किसी ने नहीं कहा कि कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। कि वैक्सीन इस इतनी बड़ी आपदा की वैक्सीन को लेकर के किसी पॉलिटिकल पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में सब प्रथम, मुझको नहीं लग रहा है कि दुनिया में कोई भी देश में कहीं बहुत जगह इलेक्शन हुए कि हम आपको वैक्सीन फ्री देंगे। तो ये एक डेस्परेशन था, जो डेस्परेशन आंकड़े में भी दिख रहा है, कैसे जैसे तैसे करके सरकार उन्होंने बनाई है। मेरा मानना है कि कोई भी आपदा, उसकी कोई भी दवाई या वैक्सीन आती है ना, एक वेलफेयर स्टेट में राज्य का ये कर्तव्य होता है, राज्य को खैरात नहीं बांटना है, कर्तव्य है कि हर व्यक्ति तक, हर परिवार तक। मुंबई में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे पर घमासान जारी है और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है कि सरकार की कोई मजबूरी है जो सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि मामले में जांच एजेंसियों को तह तक जाना होगा। कुल मिलाकर मुझे यह दिखाई पड़ता है कि फेलियर ऑफ पुलिस नहीं है, यह फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि सरकार ने ऐसे व्यक्ति को जिनका पास्ट पता है क्या है,
उसके बावजूद इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर बैठाया, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज सरकार की है कि जिस चीज के कारण उनकी मजबूरी है कि उनको बैठाना है। और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको डिफेंड कर रहे थे, सरकार जिस प्रकार से हाउस में उनको डिफेंड कर रही थी, अगर इतने सबूत मेरे पास नहीं आते तो शायद उसको तो महात्मा ही ठहराया जाता, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा था कि ये क्या ओसामा बिन लादेन है, इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिलाकर इस मामले की तह तक। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद के घर के पास बम फेंकने की घटना पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहा है कि टीएमसी हिंसा की राजनीति का पर्याय है और आचार संहिता के लागू होने के बाद भी गुंडे वहां पर बमबारी और गोलियां बरसा रहे हैं। चुनाव आयोग को इसे एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए, अन्यथा हमें संदेह है कि मतदान शांतिपूर्ण हो पाएगा। देखिए, टीएमसी का पर्यायवाची हिंसा की राजनीति हो गई और वहाँ पर राजनीति करना मतलब अपनी जान पे हथेली लेकर चलना है। कुल मिलाकर आचार संहिता लग गई, पर फिर भी पुलिस के सामने गुंडे वहाँ पर बम फेंक रहे हैं, गोलियाँ चला रहे हैं। ये बहुत ख़राब स्थिति है और मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को इसको एक चेतावनी की तरह लेना चाहिए, चिंता करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं और कभी बीजेपी नेताओं पर हमले की खबर होती है तो कभी टीएमसी, तो कभी इसका शिकार आम जनता भी हो जाती है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंसा की वारदात सामने आई है और इस बार ये घटना उत्तरी 24 परगना के गली नंबर 18 में हुई है, जहां से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के नजदीक एक हमला किया गया है, हमला क्रूड बम से किया गया है। चलिए, बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।